विश्व के सभी सभ्यताओं का उद्भव किसी न किसी नदी घाटी में ही हुआ है। जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी घाटी में, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी में। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में जिसके पास लगभग पूरे भूभाग का 43% क्षेत्रफल, ठीक, 43% क्षेत्रफल मैदानी है। ठीक है, इन मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, ठीक है, कृषि, ठीक है, कृषि के लिए सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब नदियाँ, ठीक है, और एक सतही जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सतही जल का जो अन्य स्रोत होते हैं, तालाब हो गया, झील हो गया या नदी हो गया, तो उसमें सबसे आसान तरीके से जो जल प्राप्त किया जा सकता है वो नदियों से ही प्राप्त किया जाता है। कृषि के लिए जो जल है एक तरह से प्राण का कार्य करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में जानते हैं कि कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, भारत की लगभग वर्तमान समय प्रत्यक्ष रूप से 48% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग ये 59% के आसपास ये डाटा हो जाता है। ठीक है, आइए इन बातों की चर्चा करते हुए हम देखते हैं जो हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, मतलब भारत की नदी को दो भागों में बांट करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक हिमालय तंत्र की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, जो हिमालय तंत्र की नदी है वो नवीनतम है। ठीक है, जो हिमालय तंत्र की मतलब हिमालय के जो अपवाह तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ नवीनतम है। ठीक है, ये अभी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं करी है। ठीक है, आधार तल को नहीं प्राप्त कर दी। आधार तल को प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि नदी अपने घाटी की गहराई तब तक बढ़ाती रहती है जब तक वो समुद्र तल के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, आधार तल कहने का मतलब है जब नदी जहाँ पे समुद्र में मिलती है, ठीक है, उस समुद्र का लेवल और नदी की घाटी की लेवल जो कि गहराई नदी का बराबर हो जाता है, तो वो नदी ऊर्ध्वाधर अपर्दन करना बंद कर देती है। मतलब अपनी गहराई काटना, मतलब ऊर्ध्वाधर अपर्दन करना बंद कर देती है। इसे नदी को आधार तल प्राप्त कर लेना कहते हैं। हिमालय तंत्र की जो भी नदियां हैं अभी आधार तल को नहीं प्राप्त की हैं, लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार की जो भी नदियां हैं ये तो प्राचीनतम है। ठीक है, हिमालय तंत्र की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, और ये नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उन नदियों के द्वारा अब ऊर्ध्वाधर अपर्दन नहीं किया जाता है, मतलब अपनी घाटी की गहराई को नहीं बढ़ाती है। ठीक है, मतलब ये समुद्र तल को, जो समुद्र तल है वो नदी की घाटी देखेंगे तो लगभग बराबर हो गया प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का। ठीक है, नदी को जल का स्रोत, ठीक है, नदी को जल के स्रोत के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। किसी भी नदी के लिए जल का स्रोत दो तरह से होता है। एक तो भूमिगत जल होता है, वर्षा जल होता है। ठीक है, या तो आपका ग्लेशियर होगा। ठीक है, नदी के लिए जल का स्रोत 3 प्रकार का होता है। एक ग्लेशियर होगा। ठीक है, नदी के लिए मतलब नदी को जल का स्रोत कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर होगा। ठीक है, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे आपका वर्षा हो जाएगा। ठीक है, वर्षा होएगा। तीसरे नंबर पे नदी को जो है कि भूमिगत से, ठीक है, भूमि से भी कुछ जल प्राप्त होता है। भूमि से जल प्राप्त होने का मतलब हुआ कि नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ से पानी रिस करके उस नदी में जाता रहता है। ठीक है, पानी रिस करके धीरे धीरे नदी में जाता है और नदी में एक लेवल, पानी का लेवल मेंटेन होता रहता है। ठीक है, जो हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं ये सदावाहिनी है। सदावाहिनी इसलिए है क्योंकि इनके जल का स्रोत ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर साल भर पिघलता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, ठीक है, इनका जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। ठीक है, वर्षा है। ठीक है, इन दोनों नदियों में, हिमालय तंत्र की नदियों में और प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों में जो है कि मुख्य रूप से वर्षा का स्रोत हिमालय तंत्र में ग्लेशियर और प्रायद्वीपीय पठार में आपका वर्षा है। ठीक है, इन दोनों की नदियों में थोड़ी बहुत जो कि जल से मतलब भूमिगत से भी, भूमि से भी जल रिस के रूप में मिलता है। ठीक है, अब इन नदियों को दो भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। पहले प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, हिमालय तंत्र के अबोहर तंत्र की नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम हो गया। ठीक है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम और काबुल एवं गिलगित। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो श्योक नदी है, ठीक है, श्योक नदी को यारकंडी, ठीक है, यारकंडी नदी
या मृत्यु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, श्योक नदी को मृत्यु नदी इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस नदी मार्ग से यूरोप से या अन्य मध्य एशिया से लोग व्यापार करने के लिए भारत में आते थे। ये मार्ग बहुत ही दुर्गम था, इसमें अधिकतर लोगों को, अधिकतर यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो श्योक नदी है, ठीक है, श्योक नदी को मृत्युका नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इन नदियों का एक बार और सहायक देख लीजिए, अभी पूरा डिटेल आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बार और देखिए। जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, ठीक, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, ठीक है, जास्कर श्रेणी से निकलता है, गोमल, ठीक है, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगिट। ठीक, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है, तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत के पठार पर। ठीक, यहीं से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु जो है कि कराची से पूर्व अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, निकलती है तिब्बत के पठार से और कराची से पूर्व, ठीक है, मतलब कराची से पूर्व नहीं, पहले नहीं, कराची से पूर्व दिशा में अरब सागर में जाकर के मिलती है। सिंधु के बाईं तरफ से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं देख लीजिए, सतलज है, ठीक है, सतलज एक भारत की ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वत की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, हिमालय की सभी श्रेणी को ये काट करके, ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु में बाईं से मिलने वाली नदी जो कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, इनको पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद। ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, इनको पंचनद कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर पंजाब नाम पड़ा हुआ है, पंजाब राज्य का नाम है इन्हीं नदियों के नाम पर। ठीक, पंचनद में एक बार और सुन लीजिए, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सब सिंधु में बाएं तट से जाकर के मिलती हैं। सिंधु के दाहिने तट से मिलने वाली जो प्रमुख सहयोगी नदी है, ठीक है, उसमें श्योक है, काबुल है, ठीक है, ये अफगानिस्तान से निकल करके आती है, कुर्रम है, गोमल है। ठीक है, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। ठीक है, एक बार और देखिए, श्योक, ये दाहिने तट से श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। ठीक है, सिंधु के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। झेलम, देखिए झेलम, अब एक एक नदी का आप कहाँ से उद्गम है और जो विशेष नदियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा होगा यहाँ पे। झेलम देखिए कहाँ से निकलता है, पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग से। ठीक है, शेषनाग झील से निकल करके ये वुलर झील से जाकर के मिल जाती है। ठीक है, वुलर झील से जाकर के मिलती है। ठीक है, मतलब पीर पंजाल आपका ये किसका श्रेणी है? जो मध्य हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय कहिए या हिमाचल हिमालय कहिए, उसका ये भाग है। कौन? पीर पंजाल। ठीक है, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के मध्य जो घाटी है, उस घाटी को काठमांडू की घाटी, सॉरी, जम्मू कश्मीर की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर की घाटी है किसके मध्य? पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के मध्य जम्मू कश्मीर की घाटी है। ठीक है, झेलम नदी के बारे में क्या पढ़े? पीर पंजाल पर्वत के पास ये शेषनाग झील है, उस झील से निकलने के बाद आगे उत्तर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, उत्तर की तरफ बढ़ने के बाद ये वुलर झील से जाकर के मिल जाती है, फिर आगे निकलती है वहाँ से, जहाँ से इसे भागीरथी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये भागीरथी, वो गंगा के बारे में इस वाले पेज पर आ जाइए। ठीक है, ये रहा करके झेलम तथा रावी, मतलब ये शेष वुलर झील से निकलने के बाद आगे जब बढ़ती है तो झेलम तथा रावी ये पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। ठीक है, झेलम है और रावी दोनों पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है। अब चिनाब नदी के बारे में देखिए, यह सिंधु की, ठीक है, सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा, ठीक है, कहलाती है। ठीक है, चंद्र और भागा नाम की दो नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में निकलती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश निकलती हैं, आपस में मिलने के बाद ये चंद्रभागा नदी कहा जाती है। फिर थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो इसको हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। दो नदियां हैं, एक चंद्र है, दूसरा भागा है। ठीक है, दो अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, आपस में मिलती हैं तो कुछ दूर तक इसको चंद्रभागा कहा जाता है, फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ती है इसको चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले में बासरा, ठीक है, लाचा, ठीक है, लापचाला दर्रे के निकट से निकलती है। ठीक है, बसरम, ठीक है, लाहौल में बारा, ठीक है, बारा लाचाला इसका नाम है पूरा। ठीक है, लापचाला लिखा है, बारा लाचाला दर्रे के पास निकलती है। कौन? चंद्र और भागा नाम की दो नदियां आपस में मिलने के बाद चंद्रभागा कहलाती है, फिर चिनाब हो जाता है, फिर जाकर के सिंधु मिल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में जाकर के मिलती है सिंधु से। रावी नदी, इसका उद्गम कांगड़ा के पास रोहतास दर्रे के निकट होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है रावी का? रोहतास दर्रे के पास एक कांगड़ा नाम का जगह है, वहाँ से होता है। ठीक है,
कांगड़ा दर्रे के पास रोहतास दर्रा है, ठीक है। दर्रा मतलब क्या कहते हैं, अब दर्रा समझिए थोड़ा सा। पर्वतों के बीच, ठीक है, पर्वतों के बीच एक ऐसा खाली स्थान जहाँ से रास्ता निकलता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान हो गया, ठीक है, तो इसी को आप दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच खाली या समतल मैदान को, ठीक है, जहाँ पे ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होता है, उसको दर्रा कहा जाता है। जहाँ से नदी निकलने के लिए या तो वहाँ से सड़क मार्ग वगैरह निकालने के लिए एक सुगम जगह हो जाता है। इसी के निकट ब्यास कुंड, ठीक है। कहने का मतलब है कि कांगड़ा के पास रोहतास दर्रा है, वहाँ पे ब्यास कुंड है, ठीक है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और इनकी घाटी कुल्लू घाटी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कुल्लू घाटी, ठीक है। मतलब कुल्लू घाटी का संबंध रावी नदी से ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ पे है, रोहतास के पास, और रोहतास कहाँ पे, कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ब्यास सतलज की एक सहायक नदी है, ठीक है। ब्यास देखिए, ब्यास सीधे जाकर के सिंधु में नहीं मिलती है, ये पहले सतलज में मिलती है, ठीक है, और सतलज जाकर के फिर सिंधु में मिलती है। सतलज नदी यह मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है, ठीक है। सिंधु कहाँ से निकलती थी, चिमांग यांग डुंग ग्लेशियर से सिंधु निकलती थी। चिमांग यांग डुंग ग्लेशियर से सिंधु निकलती थी, ठीक है। उसी के पास एक राकस ताल है, ठीक है। उसी राकस ताल या कहीं राक्षस ताल लिखता है, ठीक है। राकस ताल से मानसरोवर झील सॉरी, राकस ताल के पास एक मानसरोवर झील है, ठीक है। उस झील से आपका सतलज नदी निकलती है। इसी के पास से आपका सिंधु ब्रह्मपुत्रा नदी भी, ठीक, ब्रह्मपुत्रा भी नदी इसी राकस ताल के पूरब साइड से निकलती है। स्पीति इसकी सहायक नदी है, ठीक है। स्पीति पूछा गया, स्पीति किसकी सहायक नदी है, सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। देखिए, अब तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ लिए। सिंधु नदी तंत्र की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, एक बार और थोड़ा सा मेरे साथ आप रिवाइज करिए, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखिए, सिंधु में जो प्रमुख सहायक नदी है उसकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, ठीक है। झेलम, चिनाब, झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, द्रास, जास्कर, सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगित, ठीक है। ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। द्रास याद रखिएगा, द्रास थोड़ा सा नया नाम है, ठीक है। ब्यास, सतलज, जास्कर, ये सब तो आप जानते होंगे। काबुल, कुर्रम जानते होंगे। द्रास एक याद रखिएगा, द्रास। सियुक को क्या, ठीक है, सियुक नदी को यारकंडी नदी कहते हैं, या तो मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी तंत्र, ये भी हिमालय की नदियाँ है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट एक गंगोत्री ग्लेशियर से वहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है। जहाँ इसे भागीरथी कहते हैं, ठीक है, भागीरथी कहते हैं, ठीक है। भागीरथी भी विशेष करके ये जो है, ठीक है, भागीरथी में विशेष करके अलकनंदा, ठीक है, एक अलकनंदा है और भागीरथी, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो कुछ दूर तक तो इसको भागीरथी कहते हैं, फिर भागीरथी के बाद इसको हम आगे जाकर के गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा और भागीरथी पहले हैं, कुछ दूर तक आगे बढ़ने के बाद जब दक्षिण की तरफ प्रवेश करती बहती है तो इसको भागीरथी, फिर हम अलकनंदा गंगा के नाम से जानते हैं। पहली बार मैदानी इलाकों में गंगा का प्रवेश हरिद्वार के पास होता है, ठीक है, हरिद्वार के पास होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, ये अलकनंदा इसको मान लीजिए, ठीक है, इसको भागीरथी मान लीजिए। तो इन दो नदियों के बीच का जो द्वाब है, ठीक है, ठीक है, इन दो नदी के बीच का द्वाब, ठीक है, दो नदी के बीच जो द्वाब होता है, द्वाब क्षेत्र होता है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है, उसको द्वाब कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे ये मिलती हैं, ठीक है, देवप्रयाग, मतलब अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है हरिद्वार में, उस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। गंगा के बाएं तट से जो मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम देखिएगा, रामगंगा है, वरुणा है, ठीक है। वरुणा और अस्सी नाम की दो नदियाँ मिलती हैं तो बनारस में, ठीक है, बनारस में वरुणा और अस्सी, ठीक है, अस्सी दो नाम की नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। वरुणा और अस्सी दोनों को दोनों नदियाँ मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं और बनारस में आकर के आपस में मिलती हैं, तो इसी के नाम पर वाराणसी नाम पड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। वरुणा और अस्सी नदियों के मिलने से वजह से, ठीक है, बनारस में ही दोनों का संगम होता है और दोनों नदी मैदानी क्षेत्र से, तराई क्षेत्र से निकलती हैं, मतलब हिमालय के तराई क्षेत्र से निकलती हैं और इन्हीं के नाम पर बनारस का नाम वाराणसी पड़ा हुआ है, ठीक है। काशी, बनारस का नाम काशी, वहाँ का काशी राजा थे, ठीक है, वो राजा थे, उनका नाम काशी था, उनके नाम पर उसका नाम काशी पड़ा है। भगवान शिव को कहा जाता है ये नगर बहुत ही प्रिय था। प्राचीन जो माइथोलॉजी आप देखेंगे तो उसमें सीधी सीधी चर्चा किया गया है, जो काशी नगर है, ठीक है, उसको भगवान शिव ने बसाया हुआ था, ठीक है। अगर आप माइथोलॉजी में विश्वास रखते होंगे तो गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है, गंडक और बूढ़ी गंडक, ठीक है,
गंडक, बूढ़ी गंडक कहने का मतलब ये है, ठीक है, पहले गंडक जहाँ पे बहती थी वो अपनी मार्ग को त्याग देती है, दूसरे मार्ग से बहने लगती है, ठीक है। फिर जो पुराना मार्ग था उसमें फिर वो नदी स्टार्ट हो जाती है, पुराना मार्ग था वहाँ पे फिर एक नई नदी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो पुराना मार्ग था उसको बूढ़ी गंडक कहते हैं, जो नया एक नदी निकल के आती है उसको गंडक कहते हैं, ठीक है। ये नाम है। नहीं, एक बार और देखिए, पश्चिम से पूरब की तरफ जो गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा हो गया, रामगंगा, वरुणा, गोमती। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम से पूरब की तरफ है, रामगंगा है, वरुणा है, गोमती है, घाघरा, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। सबसे पश्चिम में महानंदा आकर के मिलती है इससे, ठीक है। गंगा के दाहिनी तरफ से मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें आपका यमुना है, टोंस है, सोन है, ठीक है। यमुना, टोंस, सोन, ठीक है। यमुना, टोंस और सोन। यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है। तो जब यमुना नदी तंत्र भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देख लेंगे। देखिए, एक और क्या चीज़ आपको बताने जा रहा था मैं, पूछिए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहने का मतलब है इन द सेंस जल ग्रहण के क्षेत्र में गंगा की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन हो जाएगी। अब विश्व की सबसे लंबी नदी यदि मैं कहूँ तो वो आपका नील नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, आपका अमेजन, ठीक है, अमेजन। सबसे लंबी नदी वो आपका नील नदी हो जाएगा, ठीक है, नील नदी। ऐसे इसी तरह से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वो आपका रामगंगा हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी किसको आप बताएंगे? रामगंगा को बताएंगे। क्या बताएंगे? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी रामगंगा, ठीक है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगा। देखिए, लंबी और बड़ी में अंतर है, ठीक है। बड़ी तब कहेंगे जब उसका अपवाह क्षेत्रफल अधिक होगा, उसमें बहुत सारे नदियाँ आकर के मिल रही होंगी, ठीक है, उसमें द्वारा जल धारण क्षमता उस नदी की अधिक होगा तो वो बड़ी नदी कहेंगे, ठीक है। और उस लंबाई अगर देखा जाए तो लंबाई अधिक है तो उस नदी को लंबी नदी कहेंगे। गंगा की सबसे लंबी यमुना है और सबसे बड़ी रामगंगा है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, जहाँ पर वे बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो गंगा नदी है उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवेश करती है। इसका, ठीक है, यमुना, इसका उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से यमुनेत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड में यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, चंबल, केन, सिंध, ठीक है, बेतवा, मतलब चंबल, केन, सिंध, बेतवा, ठीक है। गंगा की एक और प्रमुख सहायक नदी कर्मनाशा है, उसको याद रखिएगा, कर्मनाशा, ठीक है, उसमें नहीं दिया था, बाएं तट से ये मिलती है गंगा में, कर्मनाशा। चंबल, यह विंध्य पर्वत के से मऊ के पास, ठीक है, विंध्य पर्वत के मऊ के पास से निकलती है, इटावा में यमुना से जाकर के मिल जाती है। चंबल कहाँ पे? विंध्य पर्वत से निकलती है, ठीक है, मऊ जिला से, एमपी का है मऊ। इटावा में यमुना से जाकर के मिल जाती है। बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है, ठीक है। बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है, किसकी? यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है, सॉरी, चंबल की जो प्रमुख सहायक नदी है वो बनास है, बनास, ठीक है। बनास का अर्थ होता है वन की आशा, ठीक है। बनास का एक अन्य नाम जिसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है वन की आशा, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है, यह औनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? चंबल नदी औनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्खाद भूमि का क्षेत्र कहलाता है, जो बनास चंबल नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये उत्खाद भूमि मतलब ऐसा भूमि जो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक से निकल करके पटना के पास जाकर के गंगा से मिल जाती है। सोन नदी पटना के पास, ठीक है। इससे पहले एक इसमें कर्मनाशा नदी भी आकर के मिलती है सोन से पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य कुछ दूरी तक कर्मनाशा नदी सीमा बनाती है, ठीक है। ये कहा जाता है कि कर्मनाशा नदी, जो इस नदी में नहा लेगा, ठीक है, उसका पूरा कर्म नाश हो जाएगा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि कर्मनाशा नदी को, ठीक है, एक धार्मिक दृष्टि से इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। इस नदी में कोई नहाता नहीं है। भारत की मात्र एक ऐसी नदी है कर्मनाशा नदी, ठीक है, जिसमें कोई नहाता नहीं है। गंगा नदी मतलब धार्मिक दृष्टि से कोई इसमें नहाने नहीं जाता है। रामगंगा, ठीक है, यह कुमायूं हिमालय से निकल करके कन्नौज के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। जो घाघरा नदी,
ठीक है। इसके ऊपरी हिस्से को कर्नाली, ठीक है, घाघरा के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में कर्नाली कहते हैं, ठीक है। छपरा के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है घाघरा नदी। गंडक नेपाल चीन, ठीक है, सीमा के पास हिमालय से निकल करके सोनपुर के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है गंडक, ठीक है। कोसी नदी के बारे में देखिए, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है अरुण गोसा, ठीक है। कोसी की एक कोसी मेनली 7 धाराओं में विभक्त है, ठीक है। 7 धाराएं मिलकर के कोसी बनती है। अरुणा हो गया, अरुण, गोसा, इथान, ठीक है, सप्तकोसी, दूध कोसी, ठीक है, इस तरह से नाम उन सब और है। यह बिहार की खगड़िया के पास, बिहार के खगड़िया के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चिमांगयांग हिमनद से, ठीक है, हिमनद से तिब्बत में होता है, ठीक है। यहीं से आपका सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है। सिंधु भी आपका यहीं से निकल रही थी, ठीक है। चिमांगयांग ग्लेशियर से जो सतलज था वो राकसताल, ठीक है, राकसताल से आपका सतलज निकल रही थी। भारत में नमचा बरवा चोटी को काट करके प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में जैसे प्रवेश करती है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। सदिया नगर में 2 सहायक नदियाँ, ठीक है, दिबांग और दिहांग, ठीक है। सदिया नगर में जो है दिहांग और दिबांग आकर के मिलती हैं, किससे? ब्रह्मपुत्रा नदी से, ठीक है, एवं लोहित, ठीक है। दिहांग दिबांग एवं लोहित मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा की जो प्रमुख सहायक नदी है सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता और मानस, ठीक है। एक कोपिली भी है, इसी की सहायक नदी है। सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, मानस, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं जो इसमें नहीं दिया है, ठीक है। सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, पगलड़िया है, दिहांग है, दिबांग है, ठीक है। ये देखिए जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसको एटलस पे एक बार मैं पूरा सूक्ष्म करके धीरे-धीरे एटलस पे पूरा लोकेशन दिखा दूंगा कि कहाँ पे कौन सी नदी है। एटलस को थ्रू एक बार देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। माजुली, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, ठीक है, द्वीप इसी नदी में, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। जैसे माजुली द्वीप है ना, तो माजुली को उत्तर में ऐसे सुबनसिरी आकर के मिलती है यहाँ पे, ठीक है, सुबनसिरी, ठीक है। ये आपका जैसे ब्रह्मपुत्रा है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे निकलती है यहीं से, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। जो धनसिरी है, धनसिरी ब्रह्मपुत्रा में बाएं तट से आकर के मिलती है, दाहिने तट से सुबनसिरी आकर के मिलती है, ठीक है। सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्रा के बीच जो है कि आपका ये माजुली द्वीप अवस्थित है। यह बंगाल में पद्मा में जाकर के मिल जाती है, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ मैं आपसे चर्चा किया था कि यह नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नदी घाटी की गहराई समुद्र तल के बराबर हो गया है। ये नदी अब अपने घाटी की गहराई को नहीं बढ़ाती है, ठीक है, मतलब इन नदी में ऊर्ध्वाधर अपरदन नहीं होता है। प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय नदी की अपेक्षा अधिक पुरानी है। ये पहले मैं आपसे चर्चा किया हूँ, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वो हिमालय से बहुत ही पुरानी है। ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, जिससे इनका ढाल अत्यंत मंद हो गया है। आधार तल का मतलब बताया ना कि नदी अपने गहराई को तब तक बढ़ाती रहती है जब तक वो समुद्र तल के बराबर नहीं हो जाता है। ये नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब जो हिमालय प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं इनको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है महानदी, ठीक है, यह छत्तीसगढ़ की सिंघवा श्रेणी से, महानदी जो छत्तीसगढ़ का सिंघवा श्रेणी से निकल करके उड़ीसा में डेल्टा बनाता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है चोक है, ठीक है, शिवनाथ है, तिल है, ऊंग है, ठीक है। एक ऊंग भी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ONG ऊंग, ठीक है। महानदी की सहायक नदी पूछा गया है। महानदी की सहायक नदी देखिए चोक है, शिवनाथ है, तिल है और ऊंग है, ठीक। गोदावरी, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की एक सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी के बाद कृष्णा, ठीक है, गोदावरी के बाद कृष्णा दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। त्र्यंबकम पठार है, त्र्यंबकेश्वर नाम है पूरा इस पठार का, वहाँ पे मंदिर भी है। इसके दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, ठीक है, जो गोदावरी है इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, ठीक है, कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी, ठीक है, कावेरी को क्या कहेंगे? दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा कहेगा तो आपका
गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी का धार्मिक दृष्टि से वही महत्व है जो आपका उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी? गोदावरी की। प्राणहिता, पुरुड़ा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा और वर्धा। ठीक है, मंजरा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो जाकर के मंजरा और माहेर, ठीक है, गोदावरी में आपका दाहिनी तट से मतलब नीचे से जाकर के मिलती है ये। ठीक है, मंजरा और माहेर गोदावरी में जाकर के नीचे से मतलब दाहिने तट से जाकर के मिलती हैं। और जो अन्य है प्राणहिता है, पुरुड़ा है, वेनगंगा है, प्रवरा है। ठीक है, प्रवरा इसमें नहीं देख रहा है। पुरुड़ा, प्रवरा, वेनगंगा, वर्धा, ठीक है, यरला, ये सब की सब उत्तर से आकर के मिलने वाली गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ मतलब बाएं तट से। बैतरणी, ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा के बारे में चर्चा करें। ब्राह्मणी स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार के रांची से निकलती है तथा बैतरणी उड़ीसा के कुंजर पठार से निकलती है। ठीक है, जो ब्राह्मणी है और स्वर्ण रेखा है छोटा नागपुर पठार के रांची के पर्वत से निकलती है, लेकिन बैतरणी उड़ीसा में क्योंझर के पठार से निकलती है। कोयल और शंख नदी आपस में मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोयल और शंख नदियाँ आपस में मिलने के बाद क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है, बड़ी भी है और लंबी भी है। ठीक है, जो कि महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर के जो सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री, ठीक है, उसी में एक महाबलेश्वर है। ठीक है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, निर्मल रेंज है। ठीक है, उसी में से उत्तरी सह्याद्री का एक महाबलेश्वर श्रेणी है। ठीक है, वही महाबलेश्वर से आपका कृष्णा निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं कृष्णा की? कोयना, ठीक है, यरला, वरड़ा, ठीक है, पंचगंगा लिखा है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ठीक है, घाटप्रभा, ठीक है, मालप्रभा भी एक है। ठीक है, यरला, वरड़ा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, मूसी के तट पर आपका हैदराबाद शहर अवस्थित है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। ठीक है, हगरी वहाँ पे मैं माहेर बताया था, ध्यान रखिएगा। माहेर और मंजरा आपका गोदावरी में दक्षिण से जाकर के मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। कावेरी, ठीक है, कावेरी को दक्षिण भारत का दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत है। ठीक है, कुर्ग जिले में एक ब्रह्मगिरी पर्वत है पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये वहीं से निकलता है। इसकी घाटें ग्रीष्म और शीतला ऋतु में, ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होता है इसमें, जो कि वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, जो ऐसे कि हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं उसमें साल भर जल बना रहता है। ठीक है, अपवाह रहता है। इसी तरह से आपका कावेरी भी है, इसमें भी साल भर जल बना रहता है। एक चंबल नदी है, उसमें भी साल भर जल लगभग बना रहता है। चंबल नदी के देखिए, चंबल नदी जो है एक उस नदी की गहराई बहुत अधिक होने की वजह से वहाँ उस नदी के लिए भूमिगत जल स्रोत अच्छा खासा है, इसलिए आप चंबल नदी में भी देखेंगे तो लगभग साल भर जल बना रहता है चंबल नदी में। ठीक है, कहीं कंफ्यूज होकर के आप ऑप्शन में पूछेगा तो ये मत मार दीजिएगा कि चंबल सतत वाहिनी नहीं है। नहीं, चंबल में भी साल भर लगभग जल बना रहता है इसमें। नहीं तो अधिकतर जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो ग्रीष्म ऋतु में आने से पहले 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए सूख हो जाती हैं। उसमें पानी का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि आप उस नदी को ऐसे पैदल ही पार कर सकते हैं। जो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, हेमवती है, लोक पावनी है, अमरावती है, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ है, स्वर्णावती है। ठीक है, वो स्वर्ण रेखा था जो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी स्वर्ण रेखा था, ये स्वर्णावती है। हेमवती, लोक पावनी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था और स्वर्ण रेखा आदि स्वर्णावती। शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जो आपका कृष्णा नदी है वो शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। ठीक, सॉरी, कावेरी के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, कावेरी एक ऐसी नदी है, ठीक है, जो कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों समय में यहाँ पे जल होता है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी कावेरी की थी हेमवती, लोकपावनी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था, स्वर्णावती आदि। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे? कावेरी नदी पर है। कावेरी एवं कृष्णा के बीच एक पेन्योर नदी वेसिन है। ठीक है, कावेरी है मतलब ऊपर आपका कृष्णा नदी है, नीचे कावेरी वेसिन है। ठीक है, इसके बीच में एक पेन्योर नदी वेसिन है। ठीक है, इसी को कह रहे हैं पेन्योर नदी वेसिन। अरब सागर में गिरने वाली जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, नर्मदा, इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक से होता है। मैकाल पर्वत आपका जो विंध्यन पर्वत है, ठीक है, विंध्यन पर्वत का जो उत्तर पूर्वी विस्तार है, ठीक है, उसी को उत्तर पूरब की तरफ यहाँ पे आप
मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व में इसको मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। अरब सागर में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपका? ठीक है, बड़ी नदी के बारे में समझाया था कि इसको बड़ी नदी कहेंगे आपका गोदावरी। ठीक है, इसका सॉरी नर्मदा, नर्मदा जो कि सबसे बड़ी नदी है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक अभ्रंश घाटी से होकर के गुजरता है। जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन सा? नर्मदा नदी। जबकि खाड़ी में, मतलब ये अरब सागर में, ठीक है, खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनद मुख बनाने का मतलब ये हुआ कि जिस नदी का मार्ग छोटा होगा, ढाल तीव्र होता है, वो अपने मुहारे पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है, मतलब अवसादों का निक्षेप नहीं कर पाती है, और सीधे सीधे जाकर के वो नदी जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, इस तरह की नदी को आप, जो मुख होता है, मुहाना होता है, उसको ज्वारनद मुख कहा जाता है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है तवा है, दूधी है, शक्कर है, हिरण है, ओरस है, कुन्नार है और माचक है। ठीक है, एक बार और देखिए, तवा, दूधी, शक्कर, हिरण, ओरसन, कुन्नार और माचक नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तापी या ताप्ती, यह मध्य प्रदेश के बैतूल एवं मुल्तई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच एक अभ्रंश घाटी है। सतपुड़ा और अजंता, ठीक, अजंता होगा, निर्मला हो गया, ये किसका? उत्तरी सह्याद्री के ये भाग है। अजंता आप एटलस में देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा 10-15 मिनट का, जिसमें कि पूरी के पूरी एटलस को, भारत का जो भी एटलस उसमें है, मतलब भौतिक भूगोल, ठीक है, पठार हो गया, मैदान हो गया या नदी वगैरह के बारे में चर्चा कर लेंगे 10-20 मिनट का, वहाँ पे लोकेट हो जाएगा तो आराम से याद हो जाएगा। प्रोड़ा, ठीक है, इसके प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, प्रोड़ा एक प्रमुख सहायक नदी है ताप्ती की। ठीक है, पूर्णा एक उसकी भी सहायक नदी है, कंफ्यूज ना होइएगा, गोदावरी की भी सहायक एक नदी है पूर्णा। साबरमती राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ी से निकल करके यह खंबात की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। साबरमती माही या मध्य प्रदेश में, ठीक है, बिंद की चोटी से निकल करके खंबात की खाड़ी में जा करके गिरती है। सोम, ठीक है, जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोम को पूछा गया। ठीक है, सोम और जाखम माही की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी की विशेषता यह है कि यह कर्क रेखा को, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटता है। जैसे हमारे ये कर्क रेखा है ना, तो एक बार ऐसे प्रवेश किया, फिर ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ऐसे एक अंश नाम की भी नदी है। ठीक है, अंश है, ठीक है, उसका अंश नाम है, वो भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क और माही, ठीक है, अंश और माही 2 ऐसी नदियां हैं, यहाँ पर अंश लिख लीजिए। ठीक है, अंश और माही 2 ऐसी नदियां हैं भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। घग्गर शिवालिक की पहाड़ी, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी में शिमला के पास से निकल करके हनुमानगढ़ राजस्थान के पास भटनेर के मरुस्थल में जाकर के विलीन हो जाती है। मतलब ये जो कि घग्गर नदी मरुस्थल में विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। लूनी, ठीक है, यह नदी अजमेर में अरावली नामक, ठीक है, अरावली पर्वत के नाग पर्वत, ठीक है, जरगा की पहाड़ियाँ, ठीक है, जरगा की पहाड़ियाँ हम बताए थे ना आपसे, जरगा, ठीक है, या आपका आबू पर्वत, ठीक है, इसी के भाग है। अरावली हो गया, जरगा हो गया, ठीक है, टोटगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, या तो आपका रायलसीमा, ठीक है, रायसीना हिल जिसको कहते हैं, अरावली का ही भाग है ये। ठीक है, नाग पर्वत से निकलती है। नाग पर्वत किसका भाग है? अरावली का, ठीक है, अजमेर के पास से निकल करके लूनी कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। मतलब ये भी जाकर के आपका समुद्र में नहीं मिल पाती है। सुरसती, जवाई, सुखड़ी, लीलाड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसे भारत में लवण नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लवण नदी तब तक रहती है जब तक ये नाग पर्वत से निकलती है। ठीक है, नाग पर्वत से निकलने के बाद जो सांभर झील है, ठीक है, जो सांभर झील है, इस झील से निकलने के पहले इसमें मीठा जल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी नदी है जो सांभर नदी से मिलने, सांभर झील से निकलने के बाद अपने ऊपरी क्षेत्र में मीठे जल का प्रवाह करती है। ठीक है, जैसे इस खारे सांभर झील में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, राजस्थान में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन सांभर झील से ही होता है। जैसे इस सांभर झील में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है लूनी, ठीक है, तो ये खारी नदी हो जाती है। खारी नदी मतलब इसका जो जल होता है वो खारा नमकीन हो जाता है। ठीक है, तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 तरह का, 2 नेचर में बहती है। अपने ऊपरी क्षेत्रों में ये मीठा जल होता है और जैसे नीचे आ जाती है सांभर झील से नीचे निकलने के बाद वो खारा जल का प्रवाह करती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है सुरसती है, जवाई है, सुखड़ी है, लीलाड़ी है।
जो अन्य नदियाँ देख लीजिए, सतरंजी, भादर, ठीक है, गुजरात की जो नदियाँ सतरंजी है, भादर है, मांडवी है, जुआरी है, राजचोल है, काली नदी, ठीक है, बेड़ाडी नदी, गंगावेली, शरावती और त्रेवती, ठीक है। कर्नाटक की नदी है काली नदी, बेड़वती, गंगावेली, ध्यान रखिएगा गंगावेली कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में। यदि आपसे कोई पूछे गुप्त गंगा क्या है, तो गुप्त गंगा एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ है, वो कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में। गुप्त गंगा उड़ीसा में है, ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है इसीलिए मैं बता दिया, ठीक है। गुप्त गंगा आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। दूध गंगा आप देखे थे, दूध गंगा, पंचगंगा, ये आपका कृष्णा की सहायक थी। दूध गंगा, पंचगंगा कृष्णा की सहायक थी। गंगावेली एक कर्नाटक की एक प्रमुख नदी है। शरावती, नेत्रावती, ठीक। केरल की जो भरत पूजा है, पेरियार है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लंबाई की दृष्टि से देखिए, ब्रह्मपुत्रा 2900 कुल लंबाई है, ठीक है, गंगा में, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 है, यमुना की आपका 1376 है, घाघरा की 1080 है, सोन का 780 है, सतलज का 1500 है, महानदी का 851 है, कृष्णा की आपका 1400 है, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, चंबल 965 किलोमीटर, कोसी 960, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ दे रहा हूँ मैं आपको। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर है, झेलम 725, 1465 गोदावरी का है और कावेरी का 800 किलोमीटर है, ठीक है। नर्मदा 1312 किलोमीटर, तापी 724 किलोमीटर, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो है कि झील के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।